तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर भाग 5 की और एक कहानी जिसका नाम है कप्तान साहब। जगत सिंह को स्कूल जान, कुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियाँ बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों को डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे मज़ा आता था। गालियाँ खाने का कोई अवसर वह हाथ से ना जाने देता। सवार के घोड़ों के पीछे ताली बजाना, एक्को के पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता, पर दुर्व्यसनों का दास होता है और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपए उड़ा ले जाता। नकद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच न होता था। घर में शीशियां और बोतलें थी, वह सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार पहुंचा दी। पुराने दिनों की कितनी चीजें घर में पड़ी थी, उसके मारे एक भी न बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कार्निसों के सहारे अपने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर ही से पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वाले को आहट तक न मिली। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। उल्टी हानि यह हुई कि देहातों में जो भाजी साग, उपले ईंधन मुफ्त मिल जाते थे वे सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न सता सकते थे। इस दुर्वस्था में जगत सिंह की हथलपकियां बहुत अखरती। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीम का होने पर भी चुपके में मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वह हल भी ना सकते थे। पर जगत सिंह इतना सीना जोर न था। हाँ, मारपीट, घुड़की धमकी किसी का भी उस पर असर ना होता था। जगत सिंह ज्यों ही घर में कदम रखता चारों ओर से कांव कांव मच जाती। माँ दूर दूर करके दौड़ती, बहनें गालियां देने लगती मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज्ज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह निर्द्वंद सा हो गया था। जहाँ नींद आ जाती वहीं पड़ रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। ज्यों ज्यों घर वाले को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था वे उससे चौकन्ने होते जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल न गली। चरस वाले के कई रुपए ऊपर चढ़ गए। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू किया। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत को निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, पर घात ना मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों छींका टूटा। भक्त सिंह दोपहर को डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकारा या डाकिया शरारत कर जाए। किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुधि न रही।
जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था ही। पैसे के लोभ से जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने की टिकट लगे थे। वह कई बार टिकट चुरा कर आधे दामों पर बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो कदाचित वह न छूता। लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े संकट में पड़ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला फाड़कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजान में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंखों में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी, इसमें संदेह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम ना चलेगा। बस्ती में वह क्रोध दिन तक अज्ञातवास नहीं कर सकता। कोई ना कोई जरूर ही उसका पता देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो पास होना ही चाहिए। क्यों ना वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले। यह तो मालूम ही हो जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है। दादा के पास रुपए तो है ही, झक मार कर दे देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपए का एक नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो बड़ा मजा हो। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपए के नोट थे। 200 में दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कढ़ाव और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और क्या है। लेकिन कितने ठाठ से रहता है, रुपयों की चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपए रख देता है। नफा न होता तो वह ठाठ कहां से निभाता। इस आनंद कल्पना में वह इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया। जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखड़ जाए और वह लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वह बंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। बंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे डील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूं। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब, मन चला, हिम्मत का धनी जवान है, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया।
तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुआ, मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वह भूमि तट जल में विलीन हो गया, तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह सुहूद मित्रों के जमघट आंखों में फिरने लगे। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि जी में आया पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक उसे मुग्ध किए रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया जब एक बार वह बीमार पड़ा था। उसके बचने की आशा न थी, पर न तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी, न बहनों को। केवल माता थी, जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती रहती थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीव रात्रि में रोते देखा था। वह स्वयं रोगों से जिर्ज हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा में वह अपनी व्यथा को ऐसी भूल गई मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वह इसी क्षोभ और नैराश्य में समुद्र तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वह टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे ना रहा गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं। आप लोग मुझसे तंग आ गई थी। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीता रहा तो कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच ना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब ना आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माता जी बीमार तो नहीं है? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता, पर आप वह विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वह इसी ध्यानावस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। यह दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। ईश्वर की स्तुति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में
मरनाशन है, छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा नहीं लिया जा सकता, मैं अब एक क्षण भी नहीं रह सकता, रहना पड़ेगा। तुम लोगों को बहुत जल्द लाभ पर जाना पड़ेगा। लड़ाई छिड़ गई। तब मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग कब तक यहां से जाएंगे? बहुत जल्द, 2 ही 4 दिनों में। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह का सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता है। जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जवाब दे जाती है, उसे सर करना उसी का काम है। हल्ले और धाबे में वह सदैव सबसे आगे रहता है। उसकी त्योरियां पर कभी मैल नहीं आता। उसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीतन सा हो गया। उस पर अफसरों को इतना विश्वास है कि अब के वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की वीरतावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि एक समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता है, वह अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता है। वह प्रतिमास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेज देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन दिन होगा जबकि वह उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और वह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले आए हैं, किंतु बूढ़ा भक्त सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। देह अस्थि पंजर मात्र रह गई है। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रख दी है। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आए कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़ किंतु हृष्ट पुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भक्त सिंह ने कंपित कंठ स्वर से कहा, घर पर है ही कौन? घर तो चलोगे ही। मेरा घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल ना देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीतन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी असह्य थी, किंतु आज नैराश्य और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया
ना जाने उस बेचारी की क्या दशा हुई। लाख बुरा है तो भी अपना लड़का है, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, 2 चिल्लू पानी तो देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर न किया, उसी का दंड है। जहां प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहां परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है। सवेरा हुआ, आशा की सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियां कितनी कोमल और मधुर थी, वायु कितनी सुखद, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे, पक्षियों का कलरव कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी, पर भक्त सिंह के लिए चारों ओर धरे अंधकार था। जेल का अफसर आया, कैदी की एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वह खुश खुश अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भक्त सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चले, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए। कहाँ जाए? सहसा उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कार 24 साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भक्त सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए फिटन आ रही है, और एक अभागा मैं हूं जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। धन्यवाद।